नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। कुछ बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई। क्या भारतीय जनता पार्टी एक सोची समझी रणनीति के तहत प्रियंका गांधी को संसद से बाहर करना चाहती है? एक प्लान बना रही है कि प्रियंका गांधी को संसद में आने ना दिया जाए। दरअसल प्रियंका गांधी ने अपनी पहली एंट्री में जो बम विस्फोट किया है, जो धमाका किया है, उससे पूरी बीजेपी भौचक्की है। वो दमदार बहस, वो दमदार भाषण, सदन के बाहर घेराव, धरना प्रदर्शन, मोदी जी को, बीजेपी को पसीना। तो भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों ने एक प्लान बनाया कि किसी तरह से प्रियंका गांधी को संसद में एंट्री प्रतिबंधित कर दी जाए। क्या है प्लान? एक बहादुर पत्रकार से आज मैं चर्चा करूंगा इस विषय पर। देश के जाने माने पत्रकार हैं, कई बड़े अखबारों के संपादक रहे हैं, कई इलेक्ट्रॉनिक चैनल के, रीजनल चैनल्स के समूह संपादक रहे हैं, अजय शुक्ला जी। मैं उनसे बातचीत करूंगा। बड़े बहादुर पत्रकार हैं। एक दिन उन्होंने स्मृति ईरानी पे एक शो करा दिया, शो बना दिया उन्होंने, और स्मृति ईरानी इतना बौखला गई कि स्मृति ईरानी ने उनके ऊपर मुकदमा कर दिया, एफआईआर लिखा दी। देखिए, वो भाई साहब भी, अजय भाई भी अपने जमे रहे और स्मृति ईरानी को पसीने छुड़ाई दिए उन्होंने। मैंने अजय शुक्ला से पूछा कि प्रियंका गांधी को जो घेरने का, संसद से बाहर करने का, संसद से डिवाइड करने का, संसद में ना आने का जो मोदी का या बीजेपी का प्लान है, क्या ये सफल हो पाएगा? जिस तरह राहुल गांधी को, संसद सदस्य राहुल गांधी की छीन ली गई, क्या प्रियंका गांधी के साथ भी ये प्रयोग होने जा रहा है? और इस बीच आपके लिए शॉकिंग खबर यह है कि चुनाव आयोग ने कहा कि ये थोड़ी बहुत जो जानकारी आप तक पहुंच पाती है, इसको भी खत्म कर दो। जनता को पता ही ना चले किसने वोट दिया, किसको वोट दिया, कैसे, कहां किसको वोट चला गया। महाराष्ट्र में गांव में जब लोगों ने कहा कि हम अपनी ईवीएम बना लेते हैं, हम वोटिंग करके दिखाएंगे, हमारे गांव में बीजेपी को वोट ही नहीं पड़ सकते, तो बीजेपी की पसीने आ गए, हवाइयां उड़ गई। लगा कि इस गांव में पोल हो गया और पोल पट्टी खुल गई कि इस गांव में तो बीजेपी को 50 वोट भी नहीं आए थे और ईवीएम ने 1000 वोट निकल आए। तो फिर देश के गांव गांव में इस तरह पोल होने लगेंगे, सामने आ जाएगा कि ईवीएम में खेल है। अजय शुक्ला बोले, करे तो करे क्या जब चौकीदार ही चोर है। बहुत बेहतरीन बातचीत है अजय शुक्ला के साथ। मेरी रिक्वेस्ट है, पूरी बात सुनिएगा। एक अनुभवी तेजतर्रार पत्रकार की बातचीत है। चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्वाइन करना ना भूलें। चलते हैं अजय शुक्ला जी के पास। 4 पीएम न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अजय शुक्ला जी आपका। मुझे लगता था कि प्रियंका गांधी जब संसद में आएंगी और तीखे हमले करेंगी, तो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बहुत बेचैनी मचेगी। हुआ भी यही। प्रियंका गांधी ने जो तीखे तेवर अपनाए, उसने बीजेपी को भौचक्का कर दिया। अपने क्षेत्र की कुछ समस्याएं जो सीधे लेकर अमित शाह के पास पहुंच गई। अमित शाह का चेहरा देखने लायक था। उनको उम्मीद नहीं थी कि प्रियंका गांधी ऐसे लोगों की समस्याएं लेकर आ जाएंगी, क्योंकि राहुल गांधी थोड़ा झिझकते, वो नहीं जाते किसी के पास। प्रियंका गांधी के जब ये तेवर तीखे हुए और जब देखा भाषण उन्होंने क्रांति करी, तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को लगा कि अब प्रियंका गांधी को किसी तरह घेरा जाए। और जो फॉर्मूला उन्होंने राहुल गांधी के साथ अपनाया था कि उनकी संसद सदस्यता खत्म करें, मुझे लगता है वो ही वाले ट्राई जो है वो प्रियंका गांधी के साथ करने की कोशिश की जा रही है। जो प्रियंका गांधी के खिलाफ लड़ी थी कैंडिडेट, उन्होंने हाई कोर्ट में रिट करी है कि प्रियंका गांधी ने एफिडेविट में अपने परिवार की संपत्ति का ब्यौरा सही से नहीं दिया, निर्वाचन रद्द किया जाए। कि इतना सीधा सीधा बात है कि प्रियंका गांधी के खिलाफ सीधा एक रिट हो गई, या इस रिट करने से पहले मुझे लगता नहीं कि इतना बड़ा राजनीतिक फैसला कि प्रियंका गांधी के खिलाफ रिट करने जा रहे हैं, बिना मोदी और बिना शाह जी के पूछे हुआ होगा। आपके पास क्या जानकारी है घटना के पीछे? क्या प्रियंका गांधी से वास्तव में डर गए हैं मोदी जी, डर गए हैं शाह साहब, डर गए हैं जेपी नड्डा? खेल क्या है इसके पीछे? देखिए संजय जी, जिस दिन से प्रियंका गांधी आई हैं सदन में, दो तीन चीजें देखी उन्होंने। राजनीति को बड़े अलग ढंग से किया। एक दिन वो अडानी और मोदी भाई भाई या जो भी कुछ है इस टाइप का एक झोला डाल के आई। उसके बाद में फिर वो आती हैं पैलेस्टाइन का झोला डाल करके। फिर वो आती हैं, पैलेस्टाइन मतलब फिलिस्तीन, फिलिस्तीन के में जिस तरीके से कत्लेआम हुए हैं बच्चों के, महिलाओं के और सबके, उसका समर्थन करते हुए वो जाती हैं। और जब सदन के भीतर पहुंचती हैं तो बांग्लादेश पर नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेर लेती हैं।
वो कहती हैं कि हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं, सरेआम हत्याएं हो रही। और संजय जी, जब हम आप आज बात कर रहे हैं, 2 मंदिरों पर हमला हुआ है और वहां पर 3 लोग मरे, तो लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। उन घटनाओं को लेकर के वो घेर लेती हैं कि आखिर क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं आप, क्या डर है। और उसी के साथ साथ वो यह भी घेर लेती हैं कि भारत की नहीं, दुनिया में यदि विश्व युद्ध की बात छोड़ दें तो दुनिया का सबसे बड़ा जो युद्ध का सरेंडर है, यानी आत्मसमर्पण है, वो भारत ने 1971 में कराया था। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों का सरेंडर कराया गया था। अब आप सोचिए, इससे बड़ा सरेंडर तो कोई हुआ नहीं दुनिया में। और इतना बड़ा सरेंडर कराने की जो फोटो लगी हुई थी, जो हमारे देश के लिए क्या, किसी भी देश में होता तो उसके लिए प्राउड की बात होती, और वो उतरवा दी गई सेना भवन से, और सेना भवन से उतरवा करके उसे फेंक दिया गया मानेकशॉ म्यूजियम में। मतलब म्यूजियम में देखिए जाके, किसी को देखने का शौक हो, भारत को या भारत के लोगों को या सेना को भी इस प्राउड को फील करने की जरूरत नहीं। मतलब आप सोचिए, तो उस पर भी उन्होंने घेर लिया सरकार को। पूरी सेना में इस बात को लेकर के बेहद गुस्सा है कि लगातार ये हो रहा है। मेजर शैतान सिंह का आपने देखा ही था पीछे, चीन के मामले में उनकी वो तोड़ दी गई स्मारक, और वहां पर चीन काबिज हो गई, जिसको बचाने के लिए उन्होंने अपने 31 साथियों के साथ में शहादत दी थी, देश को ये अस्मिता बचाई थी। तो ये प्रियंका गांधी ने घेर लिया। उसके बाद में अगले दिन वो बांग्लादेश में ईसाइयों और हिंदुओं सबको बचाइए, इसको लेकर भी झोला आ गई। यानी उन्होंने किसी एक को नहीं छोड़ा, मुस्लिम्स की बात भी कर दी, हिंदू की भी बात कर दी, ईसाई की भी बात कर दी। बहरहाल उसके बाद वो आ जाती हैं कि जिस तरह के हालात, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पहली बार होता है, भीमराव अंबेडकर कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं थे, वो एक आइकॉन है कंट्री के लिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी के तो नहीं थे। लेकिन पहली बार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में डॉक्टर अंबेडकर की फोटो लेकर कांग्रेस लड़ाई लड़ने निकल पड़ती है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जिस तरीके से भारत के गृह मंत्री अपमान करते हैं संसद के भीतर, उसी संसद के भीतर जो संविधान के तहत, और जिसके बूते अमित शाह भी इस कुर्सी पर है, नरेंद्र मोदी भी इस कुर्सी पर है, द्रौपदी मुर्मू भी है, और कोविंद भी थे, या और तमाम सारे लोग। तो आप इससे समझ सकते हैं उस संविधान के प्रारूप के निर्माता की जब अपमान हो रहा हो। और इसमें एक और सबसे बड़ी बात, उस दिन सदन में एक बात और जल्दी जल्दी में स्वीकार कर गए अमित शाह कि हम तो नहीं चाहते थे कि हिंदू कोड बिल आए। आप देखिए, यानी जिस कारण से इस्तीफा दिया था मंत्रिमंडल से, पंडित जवाहरलाल नेहरू का मंत्रिमंडल था, उसके सदस्य थे भीमराव अंबेडकर, उन्होंने इस्तीफा दिया था कि हिंदू कोड बिल नहीं आने दे रहे हैं, इसलिए हम, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंदू कोड बिल पेश किया था, लेकिन उन्हें वापस लेना पड़ा था, क्योंकि इतना विरोध कर दिया था आरएसएस ने, जनसंघ ने, जो ये रामराज पार्टी थी करपात्री जी की, उसने, और सड़क से लेके संसद तक बवाल हो रहा था। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के भी नेता डरे हुए थे बहुत सारे कि उनकी हार होगी कि जीत होगी, इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ जो ज्वाइंट कैंडिडेट उतारा गया, वो एक भगवाधारी ब्रह्मचारी उतारा गया था। तो आप सोचिए, उसे हराया था। तो ये इस बात का सबूत है। अच्छा, ये आपने जो मुझे बताया कि बाबा साहब जो कांग्रेस की रणनीति आप बता रहे हैं, क्या यही वजह होगी कि प्रियंका गांधी बहुत आक्रामक नजर ना आए तो घेराबंदी कर लो? और ये जो हाईकोर्ट में रिट हुई है प्रियंका गांधी का निर्वाचन रद्द करने की, इसको कहां तक ये
रिट जा सकती है। आप खुद एडवोकेट भी हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, कानून का आपको ज्ञान भी बहुत है। क्या लगता है इस रिट में क्या प्रियंका गांधी फंस सकती हैं? प्रियंका गांधी का निर्वाचन रद्द हो सकता है, या ये दांव उल्टा पड़ेगा? क्या लगता है, क्या है आपको? संजय जी, सबसे बड़ी बात है, भारत में सरकार किसकी है? इस सवाल का जवाब तो पूछना चाहिए। इस देश में इनकम टैक्स किसके अंडर आता है? ईडी किसके अंडर आता है? सीबीआई किसके अंडर आता है? डीआरआई किसके अंडर आता है? यदि इन सब चीजों पे हम बात करेंगे तो आएगा ये तो नरेंद्र मोदी के अंडर में, बीजेपी और एनडीए की सरकार। तो साहब सारे अख्तियार तो इनके पास है। किसने, यदि उन्होंने अपनी आय छिपाई थी तो क्या अब तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस पर उन्हें नोटिस भेजा है? नहीं भेजा है। क्या ईडी ने इस बात के लिए उन पर छापेमारी करी है कि आपने ये गलत आय है आपकी मैच नहीं करती? क्योंकि हर साल रिटर्न तो फाइल करते हैं, वो भी फाइल करते हैं, उनके पति भी फाइल करते हैं, जो भी है। तो आपने उस पर भी कुछ नहीं किया है। तो यदि गलत है तो आप ही ने नहीं किया है। और अब आपका जो हारा ही नहीं है, जिस कैंडिडेट की दशा क्या है आप सोचिए, उसकी दशा ये है कि वो किसी तरह जमानत जब बची है उसकी, और यदि उससे तुलना कर ले उस प्रत्याशी से, तो वो प्रत्याशी से प्रियंका गांधी 5.25 लाख वोट से जीती है, जो भी भाजपा का प्रत्याशी है। अब यदि वो याचिका करते हैं तो उससे पहली बात तो फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी बात, यदि वो कर भी ले फिर एक चुनाव हो जाएगा। तो यानी प्रियंका गांधी इतने बड़े मत के अंतर से जीती हैं, और जिस तरीके से उन्होंने अपने चंद दिनों में आवाज उठा दी है उन सारे मुद्दों की जिस पर लोग चाहते हैं कि बोला जाए, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे संविधान का मुद्दा हो, चाहे हिंदुओं पर होते अत्याचार का मुद्दा हो, चाहे मुस्लिमों पर होते अत्याचार का मुद्दा हो, चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मुद्दा हो। यानी इस देश का कोई मुद्दा उन्होंने छोड़ा नहीं, और जब छोड़ा नहीं तो उनके साथ खड़े होंगे। और वायनाड जहां जिसने उन्हें चुना है वहां के लोगों के लिए करना भी शुरू कर दिया है जिस तरीके से, तो वह अपने आप में इस बात का सबूत है कि यह असल में फ्रस्ट्रेशन है, ये डर है। और डर वही है जो आप कह रहे हैं, जो सवाल है आपका, कि जिस तरह से प्रियंका गांधी आक्रामक हुई है उससे भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि उन्हें कैसे फंसाया जाए। क्यों? क्योंकि ये इसी तरीके से डराने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या प्रियंका गांधी डरने वाली है? आप याद करिए संजय जी, हम लोग चर्चा कर रहे थे, 2022 की बात है, यूपी का चुनाव चल रहा था। आए दिन प्रियंका गांधी को ईडी बुलाती थी, उनके पति को बुलाती थी, और वो जाती थी। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि हम नहीं आएंगे, वो भी गई, उनके पति भी गए, और बार बार गए। क्या निकला? नथिंग। उनके भाई और उनकी मां को बुलाते रहे, क्या निकला? आज तक कुछ नहीं। 11 साल में तो कुछ निकाल ना पाए। राहुल गांधी की नागरिकता से लेके, राहुल गांधी के और सोनिया गांधी की तमाम सबकी संपत्तियां और न जाने क्या क्या बताते थे, एक पैसे का आज तक नहीं निकाल पाए। एक ये स्थिति हो तो जब कुछ निकाल नहीं पाएंगे, क्लीन चिट और देते रहेंगे। वाड्रा के आपको याद होगा कि गुड़गांव में जो डीएलएफ के और उसकी जो सौदा हुआ था उसको लेके क्लीन चिट दे दी, हाई कोर्ट में ही दी है। तो यह अपने आप में है कि सिर्फ ये मुकदमा इसलिए फंसाए रखना चाहते हैं जिससे लटका रहे, आदमी को डर रहे, और डर रहे तो इस तरह से किया जाए। तो ये खेल है। मैं इसमें एक अपना पर्सनल उदाहरण देना चाहता हूं। जब इलेक्शन चल रहा था अभी लोकसभा का, मैंने एक शो बनाया था कि अमेठी में किस तरीके से जो है स्मृति ईरानी ने वहां के लोगों के साथ में धोखा किया है। और मैंने उसमें एक शब्द यूज किया था, स्मृति ने किस किस को, ये मैंने, मेरा अपना शब्द ओरिजिन नहीं था,
ये शब्द उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में ही कहा था कि जब मैं रहती थी दिल्ली में तो मैं कैसे लड़कों को पीटती थी, उसी से मैंने उठाया था। तो ओरिजिन वो है। तो कानून कहता है शब्द आया कहां से, मेरा नहीं था, उत्पत्ति था, उनका था। तो उसी को मैंने डिफाइन किया, क्या क्या आपने पेला, आपने जनता को, आपने इसको किया, आपने उसको किया, जो भी। उस पर इन्होंने मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। अरे बाप रे, इकत, स्मृति हाँ, ईरानी ने। 31 मई 2024 को। अच्छा। तो अब चलिए वो एफआईआर मेरे खिलाफ दर्ज है। एसएचओ मुझसे कहे सर इसमें बनता तो है नहीं, लेकिन अब ऊपर से मेरी औकात नहीं है। बहरहाल मैंने उसे सारी चीजें प्रोवाइड करी जो उसने मुझे इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए दिया। अब उसको कुछ नहीं बच रहा है। अब अभी हाल ही में उसका मुझे एक दिन फोन आया कि सर अब एक काम करिए, जमानत करा लीजिए। तो मैंने कहा ये तो ऐसे ऐसे 300 जो 509 है, ये जमानती आप ही दे दो, मैं जामीनदार दाखिल कर देता हूं। तो उसने कहा सर मेरे आपके हाथ जोड़ के विनती है, आप कोर्ट से करा लो, मैं दूंगा ना तो ये मेरे को वो कर देंगे। अब बेचारे की दशा देखिए, कानून कहता है जमानती है और वो कह रहा है मेरी औकात नहीं है उस पे भी बेल देने की, आप कोर्ट से करा लो। अब मैंने जब कोर्ट में किसी जज से कहा, परिचित थे, तो उनका भाई साहब ये तो जमानती है, इसमें आप क्या डालेंगे। तो मैंने वकील से कहा कि कुछ देखो बनाओ, क्या है जैसा आप ऐसे ऐसे बता रहे थे तो देखो वैसे डाल दो। तो मतलब मैं ये उदाहरण दे रहा हूं, लटकाए रखो, परेशान रखो, कुछ नहीं, जिससे रहे कि हाँ एक मुकदमा तो है। तो ये इनकी डराने की आदत है। लेकिन आदत है, क्या बात सही है, ये बात बिल्कुल इ, ठीक है, मैं सहमत हूँ। मैंने खुद ही देखा, वो आप तो गवाह हैं 4 पीएम पे मेरे खिलाफ आर्थिक अपराध बिल्कुल अनुसंधान बिल्कुल जांच, एसटीएफ के अमिताभ यश पीछे, गाड़ी का पीछा कराना, मुकदमा करना, सब कुछ किया, तो कोई फर्क तो पड़ा नहीं। जो हम और आप जैसे योद्धा हैं, लड़ते रहेंगे, कोई होदे तुम करते तो रहो, वही हमारा तो काम मैं कह रहा ना, हूं, एक दिल्ली में मुकदमा कर दिया, मैंने कहा ठीक है कर दो, खूब कर लो, खूब जवाब कर लो। दाखिल करूंगा करूंगा, लड़ेंगे बिल्कुल, देखेंगे। अब इतना तुम्हें काम सजा ही यदि अवैध हाँ, तरीके से मतलब हुआ तो यही है ना सुनवा दो, कि वो भी झेलेंगे। आपको लगता है कि जवान बंद कर लो, जवान बंद नहीं होगी, बात तो ठीक है। अजय श्रीवास्तव को जवान बंद करना आसान नहीं है। मैं दूसरे मुद्दे पर आऊँगा। सुप्रिया शीलेत ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि अक्टूबर 2024 में हुए हरियाणा चुनाव के बाद महमूद प्राचा, जाने-माने वकील हैं, हमारे चैनल पे आते रहते हैं, उन्होंने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका दायर करी। 9 दिसंबर को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान एक मतदान केंद्र पर पड़े हुए वोटों से संबंधित वीडियोग्राफी, सुरक्षा कैमरों की फुटेज और दस्तावेजों की प्रतियां वकील महमूद प्राचा को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। बिल्कुल कायदे की बात है, आप कोई भी मांगे मिल सकती हैं। लेकिन बजाय पेपर और वीडियो उपलब्ध कराने के, हाई कोर्ट के आदेश के कुछ दिनों में केंद्र सरकार ने शुक्रवार 20 दिसंबर को चुनाव संचालन के नियम बदल दिए। चुनाव आचरण नियम बदलने के बाद चुनाव संबंधी सभी दस्तावेज अब जनता की पहुंच से बाहर हो गए, पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं होगी। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने परिवर्तन को अधिसूचित कर दिया है, जो चुनाव आयोग के परामर्श से बना है। मतलब कोई भी व्यक्ति चुनाव संबंधी किसी भी कागज का निरीक्षण नहीं कर सकेगा। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में भी चुनाव आयोग ने महमूद प्राचा की याचिका का विरोध किया था। चुनाव आयोग ने कहा था कि महमूद प्राचा अक्टूबर में हुए हरियाणा में विधानसभा के चुनाव के उम्मीदवार नहीं थे, इसलिए वो चुनाव से संबंधित दस्तावेज नहीं मांग सकते। प्राचा ने उच्च न्यायालय में कहा कि वह एक उम्मीदवार को दस्तावेज निःशुल्क दिए जाएं और किसी भी अन्य व्यक्ति को एक निर्धारित शुल्क पर दिए जाने चाहिए। कायदे की बात है। इस तर्क को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने चुनाव आयोग को 6 सप्ताह के भीतर फॉर्म 17C भाग 1 और भाग 2 सहित आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। सरकार के चुनाव आयोग के साथ मिलकर हुए इस एक तरफा निर्णय ने बहुत सारे सवाल उठा दिए हैं। आखिर चुनाव आयोग को पारदर्शिता से क्या परहेज है? लोकतंत्र में अगर जनता से ही चुनाई हुई जनता का द्वारा चुनी सरकार जनता से ही दस्तावेज छुपाएगी, तो लोकतंत्र का मतलब क्या है? आखिर क्या छुपाना चाहता है चुनाव आयोग? क्यों नहीं दस्तावेज आम लोगों को मिल सकते? ऐसे वक्त पर जब चुनाव आयोग की साख दांव पे लगी है, ये करके इसको और मटिया मेट क्यों करना है?
क्या ये निर्णय राजनीतिक दलों से विचार विमर्श करके उसको विश्वास में लेकर नहीं किया जा सकता था? चुनाव आयोग पर वोटर लिस्ट से नाम हटाने का आरोप है। वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने से लोगों के मन में संशय है। पक्षपात के गंभीर आरोप हैं और ये करके सरकार और आयोग ने हिंदुस्तान के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पर एक और प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। याद रखिएगा, जो गुप्त और गोपनीय रखा जाता है वो अक्सर गलत होता है। पारदर्शिता प्रजातंत्र की पहली शर्त है। सरकार और चुनाव आयोग उसके दमन पर क्यों आमादा हैं? ये सुप्रिया श्रीनेत का ट्वीट है और ये बड़ी गंभीर बात है अजय जी। हर चीज को पारदर्शिता में लाना चाहिए। आप जनता के दिए गए टैक्स से आप सरकार चलाते हो, आप अपना घर का खर्चा चलाते हो, मंत्री और प्रधानमंत्री, और जनता से ही चाहते हो जनता को उपलब्ध ना हो। इससे ज्यादा नाकारा और नपुंसक चुनाव आयोग मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। गांधी जी के 3 बंदरों की तरह उनको कुछ दिखाई नहीं पड़ता, सुनाई नहीं पड़ता, बोल नहीं सकते। आप बताइए इसमें क्या समस्या है? कोई व्यक्ति मांग रहा है, चुनाव लड़ने वाला मांग रहा है, बिना चुनाव लड़ने वाला मांग रहा है कि साहब मेरे को दस्तावेज दिए जाए, मैं साक्ष्य देखना चाहता हूँ। चुनाव आयोग ने तय कर लिया है कि बेईमानी की वो पराकाष्ठा तक ले जाएगा चुनाव आयोग। इनको डर नहीं लगता कि एक छोटी सी घटना हुई थी हॉस्टल के मेस की, लड़के लड़कों में लड़ाई हुई थी, ऐसी दमनकारी नीति अपनाया गया था। वो चिंगारी जो भड़की थी वो जेपी मूवमेंट की तरह देश में आ गई थी। क्या चाहती है ये चुनाव आयोग सरकार? क्या जनता ये मान ले कि चुनाव आयोग बेईमानी पर उतारू है? हरियाणा और महाराष्ट्र में जिस तरह धांधली की बातें सामने आई वो सबके सामने हैं। तो क्या अब ये इंतजार कर रहा है चुनाव आयोग की इतनी बेईमानी ले आओ, इतनी बेईमानी ले आओ कि जनता सड़कों पे उतर के सीधा नारा लगाए, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये नारा दिया गया था एक दशक में, आपको याद होगा। क्या मानना है आपका जी? देखिए, मैं तो ये मान लेता हूं नरेंद्र मोदी की भाषा में ही कि चुनाव आयोग बहुत ईमानदार है। इतना ईमानदार है कि वो कुछ गड़बड़ी नहीं करता है। यदि वो कुछ गड़बड़ी नहीं करता है तो 60 के दशक से जो कानून चुनाव आयोग में बना हुआ है उसके मुताबिक, और 2024 में चुनाव की अधिसूचना जारी करते वक्त मुख्य चुनाव आयुक्त, जो मौजूदा चुनाव आयुक्त है, मुख्य चुनाव आयुक्त, वो कहता है डिस्क्लेमर 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 कि हर चीज मतदाता को जानने का हक है, हर चीज उसे देखने का हक है, हर चीज का निरीक्षण करने का हक है। तो साहब, फिर ये देने में तकलीफ क्यों है? आप तो ईमानदार हो। संजय शर्मा ईमानदार थे तो उन्होंने खोल के रख दिया। जब इनकम टैक्स और दूसरे तमाम जो एजेंसियां आई और कि हाँ हम जांच करेंगे, तो उनका कर लो जो करना है, काहे का हमें डर? साहब, आप कहोगे हमारा मोबाइल चेक करोगे, लो ये चेक कर लो। सबसे बड़ी चीज ये है कि सही प्रक्रिया के तहत आप आइए, कुछ भी आप देखिए आके, आपको कौन मना कर रहा है, लेकिन आइएगा प्रक्रिया के तहत। तो महमूद प्राच्या एक प्रक्रिया के तहत गए। मैं एक और चीज कहता हूं, कानूनन भी कहता हूं, वैसे भी आप समझिएगा इसको बहुत माइन्यूटली। जो किसी पार्टी का प्रत्याशी होता है वह एक इंटरेस्टेड पार्टी हो सकता है। तो वो इंटरेस्टेड पार्टी है इस बात के लिए कि वो चुनाव लड़ रहा है, वो जीतना चाहता था, हार गया या जीत गया, जो भी कुछ हुआ, वो तो कोई चीज मांगेगा इस इंटरेस्ट से। लेकिन मतदाता इस देश का मालिक, वो विधायक बनाता है, सांसद बनाता है, जिससे आप प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और सब कुछ बनते हैं। उसी के वोट का प्रभाव है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी बनते हैं। तो आप इससे समझ लीजिए, जो इस देश का भाग्य विधाता है, जिसके वोट से चुने गए सदस्य कानून बनाते हैं, उससे ही पर्देदारी कैसे हो सकती है? रही बात जहां पर वोट पड़ता है, वह जगह कवर्ड होती है, वहां पर सीसीटीवी कैमरा फोकस नहीं करता है। आपने किसको वोट दिया, किसको नहीं दिया,
यह किसी को पता नहीं, वो सिर्फ आपको पता है। लेकिन बाकी चीजें तो सार्वजनिक है, चाहे मतदान कक्ष हो, चाहे मतदान कक्ष के बाहर हो, वहां क्या हो रहा है यह तो जानने का मुझे हक है, क्योंकि मैं चुन रहा हूं, और मैं चुन रहा हूं, मेरा वोट मैंने जिसे दिया है वहां गया है या नहीं गया है, इसमें कुछ गड़बड़ की गई है, इसकी जानकारी तो मुझे होनी चाहिए। कि आपने धांधली करके किसी को जितवा दिया या हरवा दिया, तो स्वाभाविक सी बात है सबसे बड़ा स्टेक होल्डर कौन है? मतदाता है। और जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, जो मालिक है, उसी को हम कुछ नहीं देखने देंगे। नहीं भाई, ये नहीं देखना है। क्यों नहीं देखना है? डर किस बात का है? यदि आप सही हैं, आपने ईमानदारी से किया है, आप बता रहे हैं कि सब हक है, तो दीजिए। और ये आप कोई अलग से हमें नहीं दे रहे, कानून बना हुआ था, आज तक मिलता था। अब आप कह रहे हैं नहीं, कोर्ट जाओ। हमने हाई कोर्ट से ऑर्डर ला लिया, सिर्फ अपने ही हमने आवेदन नहीं किया, हम हाई कोर्ट से भी ऑर्डर ले आए। हाई कोर्ट ने कहा दीजिए, आपने नहीं दिया। जिस दिन हमने आपको आवेदन किया, जिस दिन हाई कोर्ट को आवेदन किया, हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया, उस दिन तक कोई बदलाव नहीं हुआ था। तो आपको देना चाहिए। और रही बात, अचानक इतनी आफत क्या आ पड़ी कि आपको उतना देने के लिए आपने कानून ही बदल दिया कि ना देना पड़े। इसका मतलब जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो आप खुद साबित कर रहे हैं कि सही है, कि हरियाणा चुनाव में धांधली करके आप जीते हैं, नहीं तो शायद कांग्रेस जीती होती। और आपकी धांधली का ये प्रमाण है कि जिस तरीके के दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, ये कोई गोपनीय दस्तावेज नहीं है। किसको कितना वोट मिला, किस मतदान केंद्र पर कितना वोट पड़ा, क्या है वहां का, वो स्थिति क्या थी, ये सारी चीजें तो डिटेल्ड होती है। ये तो सिंपल आरटीआई में मिल जानी चाहिए। तो जो चीजें सिंपल मिल जानी चाहिए, आप उसे कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वास्तव में आपको डर है, आपने कुछ ऐसा किया है जिस कारण से आप उसे छिपाना चाहते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है। अब आप जहां हर जगह कहते थे कोर्ट जाओ, कोर्ट चले जाओ, वो कोर्ट भी बेचारे चले गए, कोर्ट से ऑर्डर भी ले आए। अब हाई कोर्ट तो एक बड़ी चीज होती है। सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है। अब हाई कोर्ट से ऑर्डर आने के बाद आप नहीं देने को तैयार हैं, तो आप ये कानून बदल रहे हैं। और अब आ जाइए फिर यहीं पे, अब कोई नियम कानून बदलने के पहले स्टेक होल्डर्स से बात की जाएगी। तो वहां स्टेक होल्डर्स कौन है? सभी राजनीतिक पार्टियां और जनता की राय। आपको एक देना होता है कि हाँ 15 दिन का वक्त है, जिसको हम ये बदल रहे हैं, इस पे आपत्तियां यदि हो तो बताएं। और सर्वदलीय मीटिंग बुलाते और उसमें कहते कि हमें इन इन कारणों से यह नियम बदलने की जरूरत पड़ रही है, तो इसमें आपकी राय और सबकी राय के साथ में वो होता है। यही हमारा लोकतंत्र है। लेकिन यह लोकतंत्र है कहां? यहां तो चोर तंत्र है। और जब चोर तंत्र होगा तो साहब हम कुछ दिखाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं। हम आप चर्चा कर रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है हम क्या चर्चा कर रहे हैं, तो हमें किस बात का डर है? क्यों हम बोल रहे हैं तथ्यों पे, ये गलत बोल रहे हैं तो आपने 2 मुकदमे किए, 4 और कर देना। ठीक बात और यदि हम सही बोल रहे हैं तब भी करना चाहो तो चाहे जो कर लेना, टिकेगा नहीं। तो बात इसकी है, नरेंद्र मोदी को डर किस बात का लग रहा है? असल में ये डरपोक लोग हैं, तो इस तरह की हरकतें करते हैं। यदि वह प्रियंका गांधी का एफिडेविट ओपन नहीं होता तो वह प्रत्याशी कैसे कोई मुकदमा कर पाती, या हम आप कैसे तुलना कर पाते? तो स्वाभाविक सी बात है, वो चीजें तो होनी ही चाहिए सार्वजनिक,
क्योंकि उनमें, और मुझे लगता है ये तो सीधे कर देना चाहिए, आप अपनी वेबसाइट पे लोड कर दें, जिसको जो जरूरत हो देखने की वो अपना देख ले। चोरी ना की होती इससे तो बे- कर दे, हाँ चोरी कर ली तो लेकिन क्या। ये तब करेंगे ना जब आप चोर नहीं होंगे। सही बात है, कोई बिल्कुल ठीक। आपको रोज तो नहीं करना है, एक ही सही दिन बात का करना है, जिस दिन वहां वोटिंग हुई होगी, 2 दिन हुई होगी, जो भी है, वही हुई होगी। वही बात है, चोरी ना की हो तो करें। समस्या यहां है कि सही है। चौकीदार ही जब चोर होगा तो यही होगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी, आपने हमें इतना समय दिया। थैंक यू, आभार। ये थे अजय शुक्ला, आपने सुना बेबाक बातचीत, बेखौफ बातचीत, और इस बातचीत के राजनीतिक मतलब बहुत दूर तक जाते हैं। आपकी राय का मुझे इंतजार रहेगा। शुक्रिया, थैंक यू।